तो 300 पार का दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन देखना होगा असल तस्वीर होगी क्या, और ये पता चलेगा 10 मार्च को। फिलहाल इस बीच एक और बड़ी खबर, मेरठ से बड़ी खबर आपको बताएं। एसपी कार्यकर्ताओं का वीडियो वायरल हुआ है। तमंचे लहराकर दहशत फैलाने का आरोप लगा है। वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि अभी नहीं हुई है। एसपी नेता के बेटे का स्वागत ये लोग कर रहे थे। शाहिद मंजूर के बेटे के स्वागत में फायरिंग हुई है। ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें मेरठ के किठौर की बताई जा रही हैं। जो लोग हुड़दंग कर रहे हैं उन्हें एसपी कार्यकर्ता बताया जा रहा है। हालांकि जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। यूपी में तीसरे चरण के रण के लिए प्रचार युद्ध तेज हो गया है। आज भी सभी दलों ने प्रचार युद्ध में जमकर चुनावी माहौल बनाया। पीएम मोदी सीतापुर में हुंकार भरते नजर आए तो सीएम योगी ने हमीरपुर, झांसी और महोबा में चुनावी रैली कर जनता से डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह कानपुर में पार्टी के प्रचार के लिए पहुंचे। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव झांसी में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाते दिखे। संत रविदास जी की जयंती है। यूपी में मौसम चुनावी है। ऐसे में संत रविदास के बहाने दलित वोटर्स को साधने की कोशिश तेज हो गई है। पीएम मोदी, सीएम योगी से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक ने संत रविदास मंदिर में माथा टेका। माघ पूर्णिमा के मौके पर दिल्ली से 900 किलोमीटर दूर वाराणसी राजनीतिक हलचल का केंद्र रहा। मौका था संत रविदास जी की जयंती का। दरअसल धर्म और सियासत का रिश्ता काफी पुराना है। चुनाव के मौसम में इस रिश्ते की डोर को मजबूत बनाने की भरपूर कोशिश भी होती है और इसी डोर के सहारे सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने की होड़ भी लगी है। मौका था दलित सियासत का केंद्र माने जाने वाले संत रविदास की जयंती का, और आज का दिन सियासी दलों के लिए मौका और दस्तूर दोनों साथ लेकर आया। दिल्ली से लेकर वाराणसी तक संत रविदास के सामने सियासी दिग्गज अरदास करते देखे। पीएम मोदी ने दिल्ली के रविदास मंदिर में अरदास लगाई तो सीएम योगी वाराणसी के मंदिर में माथा टेकते नजर आए। ये हमारा सौभाग्य है कि संत रविदास जी महाराज का जन्म इस काशी की पवित्र धरती पर शीर गोवर्धन में हुआ है और आज यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित होकर के सद्गुरु के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है। वहीं यूपी के साथ साथ पंजाब को साधने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी संत रविदास के मंदिर में अरदास करते दिखाई दिए। राहुल और प्रियंका ने मंदिर में सेवा की और लंगर भी चखा। दरअसल दलित समुदाय से छुआछूत को खत्म करने के लिए अथक काम करने वाले संत रविदास के अनुयायियों की पंजाब और यूपी में बड़ी आबादी है। यूपी और पंजाब दोनों ही राज्यों में चुनाव है। पंजाब और यूपी में चुनाव के बीच शायद ही कोई ऐसा दल हो जिसका नेता आज रविदास के दर पर मत्था टेकने न पहुंचा हो। राजनीतिक जानकार इसे यूपी और पंजाब में दलित वोट को साधने के प्रयास के तौर पर भी देख रहे हैं। वाराणसी में 1965 में बना रविदासी मंदिर दशकों से दलित श्रद्धा का केंद्र तो रहा ही है, साथ ही साथ ये सियासत का भी एक बड़ा केंद्र रहा है। 2022 में संत रविदास की अरदास का प्रसाद किस दल को मिलेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संत रविदास जयंती के बहाने दलित वोटर्स को साधने की कोशिश की गई। दलित वोटर्स आखिर क्यों ज्यादा अहम हो जाता है? दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए क्यों ज्यादा जरूरी है और इसका समीकरण क्या है, ये भी आपको यहां पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यूपी में दलितों का सियासी समीकरण दरअसल है क्या। जाटव की बात करें तो 11.70% जाटव आते हैं। कुल दलित जो मतदाता हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में वो 21% है, जिसमें से जाटव की संख्या हमने 11.70 आपको बताई, पासी की 3.3% है। और कोरी वाल्मीकि की अगर हम बात करें
3.15% कोरी वाल्मीकि मतदाता हैं, 1.05% धानुक गोंड खटीक मतदाता हैं। ये दलितों में कैटेगरीज हम आपको बता रहे हैं। 1.57% अन्य दलित जातियां आती हैं। कुल अगर टोटल हम बात करें दलित मतदाताओं की संख्या की तो ये 21% है। यही एक बड़ी वजह है कि इस 21% के पीछे हर पार्टी जुटी हुई है। 2007 में आरक्षित सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो 89 में से 7 मिली थी, यानी कि 7 मिली थी। ऐसी सीट जीतो सरकार बनाओ, ये हर कोई फॉर्मूला सोच के चलता है। समाजवादी पार्टी थोड़ा आगे रही थी, 13 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में 2007 में आरक्षित सीटों में से गई थी। तो बसपा उससे भी आगे 62 सीटों के साथ, यही एक बड़ी वजह रही थी कि सरकार बनाने में भी कामयाब रही थी। और अन्य 6%, सिर्फ 6 सीट। बीजेपी 7, बसपा 62, सपा 13, अन्य 6। ये पूरा समीकरण हमने आपको बताया। ये समीकरण है 2007 में आरक्षित सीटों का, जो कि 89 सीट्स हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में सिर्फ 7 थी। अब 2012 की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी के खाते में सिर्फ 85 आरक्षित सीटों में से 3 सीटें आई थी। ये 2012 का समीकरण हम आपको बता रहे हैं। सपा की बात करें तो 58 सीटें सपा के खाते में गई थी, ज्यादा सीटें लेने में कामयाब हुई थी समाजवादी पार्टी। बसपा केवल 15 सीटें लेने में कामयाब हो पाई थी। जो पिछली बार 62 सीटों के साथ थी, वो 2012 में सिर्फ इतनी कम सीट्स पर रह गई। अन्य के खाते में 9 और बसपा के खाते में 15। यही एक बड़ी वजह रही। सपा के पास सबसे ज्यादा सीट्स गई, 85 में से 58, और समाजवादी पार्टी की 2012 में सरकार बनी। अब 17 की बात करते हैं, 86 में से बीजेपी के हाथ 70 गई। यही एक बड़ी वजह रही कि बीजेपी ने सरकार बनाई। समाजवादी पार्टी के हाथ में आई सिर्फ 7, जो इतनी ज्यादा 62 सीट लिए बैठे थे, 2017 में 7 सीटों पर आ गए। बसपा और भी कम 2 सीटों पर आ गई। इतनी कम सीटें बसपा के खाते में गई। और अन्य की बात करें तो अन्य यानी अदर्स 7 सीटें लेने में कामयाब हो पाए। सबसे ज्यादा सीटें गई बीजेपी के पास 70। यही एक बड़ी वजह रही कि 2017 में ऐसी सीट जीतकर सरकार बनाने का जो फॉर्मूला था भारतीय जनता पार्टी का, वो कामयाब हुआ और भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार बनी। यही एक बड़ी वजह है कि दलित वोटर्स की जब हम बात करते हैं तो दलित वोटर्स के पीछे जो कुल मतदाता 21% है, उनके पीछे हर राजनीतिक दल लगा रहता है। इस बार दलित किसकी चुनावी नैया पार लगाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सियासी फायदे की जब हम बात करते हैं तो सियासी फायदे के लिए कांग्रेस पर एक बार फिर से यूपी के अपमान का आरोप है। पंजाब में कैंपेन करने पहुंची प्रियंका गांधी के सामने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने यूपी वालों का अपमान किया। हैरानी की बात है कि चन्नी को रोकने की जगह प्रियंका हंसती हुई नजर आई, जिसके बाद बीजेपी समेत कई दलों ने कांग्रेस पर तीखे हमले शुरू कर दिए। बीजेपी ने इसे यूपी की अस्मिता से जोड़कर कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। प्रियंका गांधी, जो अक्सर उत्तर प्रदेश से अपना इमोशनल रिश्ता बताती हैं, खुद को मुरादाबाद की बहू बताती हैं, यूपी के लड़के लड़कियों से दीदी कहलाना पसंद करती हैं, लेकिन सियासी फायदे के लिए उन पर यूपी के अपमान का आरोप लग रहा है। सुनिए, मंगलवार को प्रियंका गांधी के सामने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कैसे सीधे तौर पर यूपी का अपमान किया। उन्होंने कहा कि यूपी के भाइयों को पंजाब में भटकने नहीं देना है। वही भैया शब्द जिसे महाराष्ट्र में यूपी बिहार के लोगों का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चन्नी के इतना कहते ही जो बोले सोनेहाल के नारे लगते हैं। प्रियंका हंसती रहती हैं और खुद भी नारे लगाना शुरू कर देती हैं। लेकिन प्रियंका की यह मुस्कान आज यूपी वालों को अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि यह मुस्कान नहीं, अपमान के बाद का अट्टहास है। अब सुनिए, पंजाब के स्वरूप नगर में चुनाव प्रचार के दौरान खुद को पंजाब की बहू बताने वाली प्रियंका गांधी ने
क्या कहा। बीजेपी ने भी इसे यूपी के सम्मान का मुद्दा बनाते हुए चन्नी प्रियंका के बहाने कांग्रेस की नीयत पर प्रहार किया। ये हमारा पूरा देश एक है। किसी भी व्यक्ति को, मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। चन्नी तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका वाड्रा खड़ी हैं, मंच पर हंस रही हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित कर रहे हैं वहां पर चन्नी पंजाब में। तो ये क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद की राजनीति उत्तर प्रदेश और देश में किसने की थी? आज इसीलिए उत्तर प्रदेश से कांग्रेस गायब हो गई। सवाल है कि यूपी में हर बात पर बेटियों, महिलाओं, युवाओं के लिए हक की आवाज उठाने वाली प्रियंका ने पंजाब में सियासी फायदे के लिए चन्नी को यूपी का अपमान क्यों करने दिया? वो चन्नी को रोकने की जगह हंसती क्यों रही? क्या पंजाब पहुंचकर उत्तर प्रदेश के लोग उनके लिए बाहरी हो गए? इन सारे सवालों के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।